हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष पाठक आप सबका सीखने, सिखाने, जानने और समझने के इस तकनीकी माध्यम के द्वारा स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस माध्यम से आप सब सीखने और सिखाने का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज हम चलेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों की ओर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर, और हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वीडियो में चीजें देखी हैं उनसे थोड़ा सा एक कदम आगे चलेंगे। तो जल्दी से हम एक बार वो सब जान लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो तक समझा है, जाना है। तो हमने ये जाना कि आवेश क्या होता है, हमने ये जाना कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और हमने ये भी सीखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज उसके थोड़ा सा आगे और चलेंगे। हमने बहुल आवेशों के बीच बल को भी सीखा। अब यहां पर हम एक ऐसे निकाय की ओर चलेंगे जो दो आवेशों से मिलकर बनता है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस कक्षा में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम क्या जानने और समझने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को जानेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद आज हम लोग यह भी जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें एक स्थिति जो है पहली अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु होता है तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे बहुत मैं आशा लगाए हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की कक्षा को हम दोनों मिलकर के, आप वहां से मैं यहां से, एक बहुत अच्छी तरीके से रोचक ढंग से आगे बढ़ाएंगे और इस माध्यम के जरिए भी हम सीखने और सिखाने का पूरा आनंद लेते हुए ज्ञान का अपना जो भंडार है उसको विस्तृत करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा वैद्युत द्विध्रुव है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा जैसे ही हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव, आपने तुरंत यह देखा कि इसका एक जो शब्द है द्विध्रुव, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो होता है दो ध्रुवों से मिलकर जो बना हुआ हो उसको हम द्विध्रुव कहेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मतलब यहां पर कहीं आवेश जरूर होंगे क्योंकि वैद्युत का समावेश इस द्विध्रुव के साथ किया गया है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव को हम परिभाषित करते हैं अगर दो मान में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत पास पास स्थित हो, अत्यंत समीप स्थित हो, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है विद्यार्थियों, उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से समझते हैं, दोनों आवेश मान में समान होंगे लेकिन विपरीत होंगे, प्रकृति में विपरीत होंगे, एक दूसरे से अत्यंत समीप स्थित होंगे, अल्प दूरी पर स्थित होंगे, और इस प्रकार से जिस निकाय को हम देखेंगे उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है जिसमें बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों का मान तो समान है। आप देखेंगे दोनों ही आवेश क्यू मान के हैं, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, और इनके मध्य एक अल्प दूरी 2L है, इसलिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हमने ये समझ लिया कि इस वैद्युत द्विध्रुव को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और वैद्युत द्विध्रुव में कौन से आवेश होंगे और कितनी दूरी पर होंगे। एक बात का ध्यान विद्यार्थियों आपको रखना है कि इनके बीच की दूरी को हम अल्प दूरी कहेंगे। अल्प दूरी कहेंगे नहीं, बल्कि द्विध्रुव तभी बनेगा जब उनके मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो। अब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जानने के बाद हम इसके आघूर्ण के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। फिर से हम आपको यहां पर वैद्युत द्विध्रुव का जो चित्र है वो देखेंगे। ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, उनके बीच की अल्प दूरी 2L। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को आपसे परिभाषित करते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे परिभाषित किया जाए, इसको बहुत सहज और सरल तरीके से हमारे साथ सीखते हैं, जानते हैं।
जो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है, जिन दो आवेशों से मिलकर उस वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हुआ है वो दोनों मान में समान होंगे, मैंने आपको बताया है। तो उन दोनों आवेशों में से एक आवेश और उन दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बहुत सरल परिभाषा है। यहां पर दो आवेश थे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों में आवेशों का मान क्यू था, इनके बीच की अल्प दूरी 2l थी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण P है इक्वल टू Q इंटू 2l है। Q इंटू 2l आवेश गुणे बीच की अल्प दूरी बराबर वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन एक और विशेष बात आपको ध्यान देनी होगी, और आप दे भी रहे होंगे, और आपके मन में प्रश्न भी उठा होगा कि ये जो P मैंने लिखा है जिससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल p के ऊपर ये वेक्टर का निशान क्यों लगा हुआ है? जी हां विद्यार्थियों, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। हम लोगों ने पढ़ा है कि भौतिक राशियों को हम सदिश और अदिश में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। फिर आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि अगर ये सदिश राशि है तो Q इंटू 2l से हम इसका मान तो बता सकते हैं, लेकिन इसका जो दिशा है, इसकी दिशा बिना बताए बात कैसे पूरी होगी? तो बिल्कुल आपने सही सोचा, मैं इसकी दिशा भी आपको बताऊंगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारे पास, जिसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसकी दिशा इस द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, यह द्विध्रुव की अक्ष रेखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इस अक्ष रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आपको अब समझ जाना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आवेश के मान और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। तो अब हमने दोनों चीजों को समझ लिया, वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत ध्यान से इस चीजों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं मैं यहां से उनके आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। आप लगातार जुड़े रहिए सचेतन के साथ, मेरे साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने जब परिभाषित कर दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश राशि है यह भी बता दिया, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को जब हम लिखते हैं तो उसके साथ मात्रक का होना अति आवश्यक है। हमने जब यह जाना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, तो इसका मात्रक बताना हमारे लिए तुरंत ही बहुत सहज हो गया। Q का मात्रक कूलाम और 2l ये दूरी है, लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक मीटर, इसलिए हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होगा। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। एक और चीज, हम लोगों ने कक्षा 11 में विमीय सूत्र पढ़े हैं बहुत ढेर सारे। हम ये चाहते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी विमीय सूत्र हम जानें। इसका विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान है, मैंने यहां लिख तो दिया है, लेकिन कैसे पता करेंगे? मैं एक बार आपको फिर से पीछे की ओर ले चलता हूं, जहां आपने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं। ध्यान देंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो Q और L दोनों का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र, Q आवेश, आवेश बराबर धारा गुणे समय। मैं आपको दे रहा हूं, प्रश्न दे रहा हूं, आप वहीं से उत्तर देंगे, मुझे पता है। आवेश बराबर धारा गुणे समयांतराल, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल ठीक, मुझे पता है आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है, A इंटू टी। तो Q का विमीय सूत्र हो जाएगा AT, बल्कि इसको हम AT बोलेंगे। A हमको डिनोट करता है, बताता है, व्यक्त करता है वैद्युत धारा को, जबकि कैपिटल T यहां पर संकेत है, विमीय संकेत है समय का। और इसके बाद लंबाई या दूरी के लिए जो हमारे पास 2l से इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, उसके लिए विमीय संकेत कैपिटल L हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का विमीय सूत्र हमको पता चलता है LTA।
तो मुझे लगता है कि आप विमीय सूत्र भी समझ गए। अब हमने जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जान ली, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है जान लिया, तो मन में एक प्रश्न सहज है, स्वाभाविक है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हम अपने दैनिक जीवन में या कहीं ऐसी जगह पर अनुभव कर सकते हैं जिसको हमने देखा हो, समझा हो, जाना हो, पढ़ा हो? तो बिल्कुल आपने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हैं, जानी हैं और कुछ का आप अनुभव भी करते हैं जिनके जो अणु हैं वो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। उनमें एक है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अणु है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इसका अणु भी वैद्युत द्विध्रुव होता है। एक मैं और उदाहरण यहां पर जोड़ देता हूं। हमारे पास, हम सब जानते हैं, जल, पानी, जिसका रासायनिक जो हमारे पास सूत्र है वो H2O है, यह भी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। आपको पता है ये अणु ऐसे होते हैं जिनमें धनावेश एक किनारे और ऋणावेश एक किनारे हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, और उनके बीच की दूरी भी अल्प होती है। बराबर धन और ऋणावेश एक एक किनारे पर हो जाते हैं, जिसके कारण ये अणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बहुत सारी चीजें हम सब ने समझ ली होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में विमीय सूत्र, परिभाषा और उदाहरण जानने के बाद हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जब लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा की थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसकी हमने गणना भी की थी। तो विद्यार्थियों, आज हमको एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना नहीं करनी है, बल्कि जो आवेशों का एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव के रूप में हमने प्राप्त किया है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है। इसकी दो स्थितियां हमको जाननी है। आज हम पहली स्थिति जानेंगे जो कि है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का तात्पर्य है कि कोई ऐसा बिंदु जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षरेखा पर स्थित होगा और वहां पर हमको उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी होगी। यहां ध्यान रखेंगे कि हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान चुकी है, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसका सूत्र भी हमने डिराइव किया था, व्युत्पन्न किया था। आज आवेशों के इस निकाय जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव कर रहे हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता पता करने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो चित्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। इसमें A पर प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, और B पर माइनस Q आवेश है। इनके मध्य की अल्प दूरी 2L है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हमने लिया है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, और इसकी जो अक्षरेखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यहां पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु की दूरी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R है। आपको यहां दिखाई दे रही है। इस P बिंदु की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R है, और हमको इसी P बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। एक और बात, ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, ये हमने माना है कि एक माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। तो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हुए इस वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण उसकी अक्षरेखा के बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, उसका मध्य बिंदु O है। O से P की दूरी हमारे पास OP जिसे हम कहेंगे वो स्मॉल r के बराबर है। तो चलिए आइए गणना करते हैं, मिलकर गणना करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमारे साथ आप भी जुड़े रहिए और हम लोग मिलकर गणना करेंगे। तो मैंने आपसे कहा, एक बार हम फिर से देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे, मैं यहां से कुछ चीजें लिख दूं। जो हमारे पास ये मध्य बिंदु है, इस वजह से जो O से A की दूरी होगी, ये हमारे पास द्विध्रुव की आधी लंबाई होगी, और यही हमारे पास OB के बराबर भी होगी।
अब हम इसके जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमको करना क्या है विद्यार्थियों, मैं गणना शुरू करूं उसके पहले आपको बता दूं कि हम यहां पर P बिंदु पर जो हमारे द्विध्रुव के दो आवेश हैं जिनसे मिलकर द्विध्रुव बना हुआ है, इनमें अलग अलग आवेशों के कारण हम यहां पर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। फिर जब हमारे दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी, तब हम P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी गणना को। तो सबसे पहले हम यहां पर जल्दी से एक बार द्विध्रुव का चित्र आपको फिर से यहां समझा देते हैं। ये हमारे पास प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है, ये इसका मध्य बिंदु O है, और यहां पर ये P बिंदु हमने लिया था जिसकी यहां से दूरी R है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्लस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये A बिंदु पर है और ये हमारे पास B बिंदु पर रखा हुआ है। तो प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम EA कह देते हैं। क्यों EA कह देते हैं? क्योंकि ये प्लस Q आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है। हमको पता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, आपको याद होगा। और मुझे पता है आप लोग मन में दोहरा रहे होंगे। जी हां, बिल्कुल सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है उस बिंदु की इसके मध्य बिंदु से दूरी, अर्थात OP। हमारे पास हम पता कर रहे हैं A से P, A पर चूंकि रखा हुआ है इसलिए हम यहां पर A से दूरी लेंगे, A से P का स्क्वायर। चूंकि प्लस Q आवेश A बिंदु पर रखा है इसलिए हम A से P तक की दूरी लेंगे। यह चीज हमको ध्यान रखनी है कि मध्य बिंदु से दूरी R है लेकिन प्लस Q आवेश बिंदु A पर रखा है इसलिए A से P की हम दूरी लेंगे AP स्क्वायर। तो अब आप देखें EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब हमको ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा देना पड़ेगा कि O से P तक की दूरी तो हमको बता दी गई है R है, लेकिन A से P की दूरी क्या होगी? चूंकि A पर प्लस Q आवेश है और हम प्लस Q आवेश के कारण गणना कर रहे हैं इसलिए इस दूरी की गणना करना आवश्यक है। तो आप देखें O से P की दूरी R और द्विध्रुव की आधी लंबाई L, तो निश्चित रूप से A से P की दूरी हमारे पास हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा भी हमको बतानी होगी। दिशा के लिए बहुत ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करनी है हम वहां पर एक परीक्षण आवेश रखने की कल्पना करते हैं और देखते हैं कि उस पर बल किस दिशा में लग रहा है, वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो हम कल्पना करते हैं कि P बिंदु पर परीक्षण आवेश, जिसे हमने टेस्ट चार्ज कहा था, जिसको हमने Q0 से डिनोट किया था, Q0 से डिनोट किया था, कल्पना करते हैं उसको रखा गया। यह हमेशा धन प्रकृति का होगा। अब आप स्पष्ट रूप से बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताइए कि P पर अगर टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो यह प्लस Q आवेश इस पर कैसा बल लगाएगा? प्लस Q आवेश परीक्षण आवेश पर कैसा बल लगाएगा? बिल्कुल ठीक, मुझे पता है आप सब ने सही उत्तर दिया है कि प्लस Q आवेश Q0 अर्थात परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश हैं और इसलिए इसकी दिशा हो जाएगी A से P की ओर, AP की ओर, AP की ओर। यह हमने पता कर लिया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ध्यान देंगे विद्यार्थियों, इसे हम EB से डिनोट कर रहे हैं। क्यों EB से डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ऋण आवेश है, जो माइनस Q आवेश है, वो बिंदु B पर रखा है, इसलिए हमने एक सामान्य ले लिया, EB ले लिया। यहां पर आप, ये कोई नियम नहीं है, आप चाहें तो E1 E2 ले सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए आप वहां पर नोटेशंस अपनी तरीके से रख सकते हैं। मैंने EB लिया हुआ है, तो EB इक्वल टू क्या होगा? उसी फॉर्मूले को हम फिर से अप्लाई करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, देखिए यहां भी आवेश का परिमाण Q ही था, इसलिए Q ही रखा। लेकिन अब हमको दूरी कहां से लेनी है? दूरी लेनी होगी जहां पर माइनस Q आवेश रखा हुआ है, वहां से P तक की दूरी। तो माइनस Q आवेश B पर रखा हुआ है, B से P तक की दूरी BP स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास कैलकुलेशन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP। अब कितना होगा ये कैलकुलेट हम करते हैं, तो देखें O से P तक की जो दूरी है वो R है, और यहां हमारे पास ये दूरी भी स्मॉल l होगी, क्योंकि ये भी द्विध्रुव की आधी लंबाई है, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये मान पता चल गया EB का, इसकी भी दिशा हमको बतानी होगी। आइए अब हम लोग मिलकर जानते हैं कि इस EB की दिशा क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, बिना दिशा बताए काम नहीं चलना है। तो दिशा अवश्य जान लें, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर में भी अगर आपने दिशा नहीं लिखी तो वो अधूरा माना जाएगा। तो इसकी दिशा कैसे पता करेंगे? तरीका वही। क्या तरीका होगा? हम फिर से परीक्षण आवेश को यहां रखने की कल्पना करेंगे और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, हम फिर से यहां टेस्ट चार्ज को रखते हैं और अब देखते हैं बल किधर लगता है। तो हमने कल्पना की कि P बिंदु पर टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया गया है, और अब हम देखते हैं कि माइनस Q आवेश उस पर किधर बल लगाता है। मैं फिर से आपके लिए प्रश्न देता हूं कि आप बताइए कि ये माइनस Q आवेश इस परीक्षण आवेश Q0 पर किधर बल लगाएगा। फिर से आपका जवाब सही होगा, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये ऋण आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसलिए इसकी दिशा अब की होगी P से B की ओर, PB की ओर। यह दिशा होगी PB की ओर। तो अब आप देखें, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने दो चीजों की गणना कर ली। हमने EA अर्थात प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर ली, हमने माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर ली। अब हमारा उद्देश्य जो है, हम उस ओर बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य तो है बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना। इसलिए अब हम P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे। तो अब हमको एक चीज देखना है विद्यार्थियों कि हमने जो EA और EB पता किए हैं, अर्थात प्लस Q और माइनस Q आवेश की वजह से जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, आप उसमें एक खास बात देखेंगे कि जो हमने प्लस Q आवेश की वजह से तीव्रता निकाली है उसकी दिशा है AP की ओर, अर्थात इस ओर, और जो हमने माइनस Q आवेश की वजह से जो निकाली है वो है हमारे पास कितने ओर? वो है हमारे पास इस ओर, यानी कि P से B की ओर। दोनों परस्पर विपरीत हैं, दोनों परस्पर विपरीत हैं, इसलिए हम इनका परिणामी जब ज्ञात करेंगे वो परिणामी इनके अंतर के बराबर होगा, अर्थात बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा EA डिफरेंस EB। अभी हमने डिफरेंस लिखा है, अंतर लिखा है, क्योंकि हमको क्लियर नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब आप देखेंगे कि EA और EB में बाकी सब कुछ समान है, सिर्फ यहां पर R माइनस L का होल स्क्वायर है और यहां R प्लस L का होल स्क्वायर है। तो हमको पता है कि जहां पर हर छोटा होता है मान बड़ा हो जाता है। इसका अर्थ है EA EB से बड़ा है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा EA माइनस EB। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता चल गया कि EA इज ग्रेटर देन EB। अब आइए हम यहां गणना करते हैं। आप देखेंगे विद्यार्थियों कि यहां EA और EB दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन चीजें हैं। क्या कॉमन है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के, ये दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचता है, EA से बचता है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां बचता है r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट के r प्लस एल का होल स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया है और हमारे पास यहां पर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप देखें यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करें Q/4 एप्सिलॉन नॉट के, अब इसको हम ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR, और नीचे आप देखें यहां पर जो डिनोमिनेटर में है r प्लस एल और r माइनस एल, हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऊपर आप देखें e इक्वल टू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर हमारे पास बच गया यहां पर 2LR और नीचे हमारे पास हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर दो अप्रॉक्सीमेशन जल्दी से हम करते हैं। देखिए Q इंटू 2L हम सब अभी सीख चुके हैं, ये द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, और यहां पर हमारे पास ये सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/, यहां मैं लिखता हूं, इसको हटा देते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के PR अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों एक चीज जल्दी से हम लोग जान लेते हैं, मैंने आपको बताया कि r बिंदु की दूरी है, P बिंदु की दूरी है, और L आधी लंबाई है द्विध्रुव की, आधी लंबाई बहुत छोटी होगी तुलना में r के, तो r स्क्वायर करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, r स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के PR अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर हमको आ जाएगा, आप देखेंगे यहां पर 4LR, यहां पर ध्यान देंगे गणना में हमने थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 2LR 4LR हो जाएगा, और यहां पर Q इंटू 2LP ले लेंगे तो भी हमारे पास 2P बचेगा। इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं क्योंकि यहां 2LR दो बार था तो 4LR हो गया, तो यहां पर हमारे पास आ गया 2P/r³। अब आप ये जो हमारे पास सूत्र है ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2P/r³, और इसकी दिशा हमारी वही होगी जो EA की दिशा है, क्योंकि EA बड़ा है इसलिए इसकी दिशा हमारे पास हो जाएगी हमारे AP की ओर, AP की ओर, अर्थात जो EA की दिशा है। यहां थोड़ा सा हम यहां पर दोबारा से ध्यान दे लेंगे, ये r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, 2LR 4LR, जिसमें से हमने Q इंटू 2L को P मान लिया तो भी हमारे पास 2PR बचता है। इस प्रकार से हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2P/r³ होती है, जिसकी दिशा हमारे पास A से P की ओर होगी, अर्थात हमारे पास ऋण से धन आवेश की ओर होगी। इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कैलकुलेट कर ली है, जो A से P की ओर धन आवेश से बाहरी बिंदु की ओर जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।